पूरी दुनिया आईपीएल में विराट को स्क्रीन पर देखकर उससे प्रभावित होती है, लेकिन उसके पीछे टीम के जो मालिक हैं, जिन्होंने उसे खरीदा है, वो तो हमेशा ही कमाएंगे। लेकिन रियल रिच बनने के लिए जो सबसे जरूरी है वो शिक्षाएं कुछ इस तरीके से हैं। अपनी आंखें खोलो, जो सामने है सिर्फ उसे नहीं देखो, बल्कि उसे देखना सीखो जो उसके पीछे खड़ा है। ऐसा क्यों है कि दुनिया के टॉप बिलियनियर्स वो करके बिलियनियर नहीं बने जो उन्होंने स्कूल या कॉलेज में पढ़ा था, जो हर एक मिडिल क्लास को सबसे पहले मन से अमीर बनना सिखा रही है। किसी भी लक्ष्य को हासिल करने से पहले मन को तैयार करना पड़ता है। स्कूल या कॉलेज के अच्छे नंबर आपको अच्छी सोच नहीं दे सकते। वैसे किसी महान इंसान ने कहा भी है कि आपको किसी एक फील्ड में मास्टर होने की जरूरत है। अब यहाँ मैं खुद के अनुभव से आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि इंसान को किस उम्र में क्या करना चाहिए। बचपन से लेकर ग्रेजुएशन तक पढ़ाई करना और फिर नौकरी की तलाश करना एक बनी बनाई प्रथा है, जिसका अधिकांश लोग अनुसरण करते हैं, मगर कुछ लोग इसके उलट कार्य कर देते हैं। ये पूरा समय वनवास का समय होगा। इस समय में आपका एकमात्र लक्ष्य पैसा कमाना होना चाहिए। जब भी कोई चीज सेटल हो जाती है तो वो सड़ने लग जाती है। इंसान कभी सेटल होने के लिए बना ही नहीं है। मेरे हिसाब से हमारा माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए, ना कि सेटल माइंडसेट। आईएएस की तैयारी करते हैं तो आप आईएएस बने या ना बने, इससे कोचिंग वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पैसे और समय खराब दोनों होंगे। ये वो लाइन है जो बचपन से हर मिडिल क्लास व्यक्ति के घर में बोली जाती है। जो लोग कहते हैं कि पहले करियर में सेट हो जाएं, फिर करेंगे शादी, तो जान लीजिए करियर कभी किसी का सेट नहीं होता। मुकेश अंबानी जी अब भी मेहनत करते हैं। जब भी शिक्षा की बात आती है तो अच्छी शिक्षा नीति को लेकर अलग अलग विचार सामने आते हैं। कोई बड़ा बिजनेसमैन है तो वो कहता है स्कूली शिक्षा से ज्यादा व्यवहारिक शिक्षा काम आती है। जब हम किसी बुजुर्ग से बात करते हैं तो वो हमें स्कूली शिक्षा पर जोर देने की बात करते हैं। इस विषय को लेकर आपके मत भी अलग हो सकते हैं। अब जब बात रियल रिच बनने की है तो आपका प्रश्न यही होगा कि रियल रिच बनने के लिए बच्चों या बड़ों में हमें किस तरह की शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। क्या इसके लिए कोई अलग से शिक्षा है? मेरे हिसाब से शिक्षा अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है। शिक्षा तो कोई भी हो, फिर चाहे वो स्कूली शिक्षा हो या व्यवहारिक शिक्षा हो, हर व्यक्ति को हर तरह की शिक्षा की जरूरत होती है। हमें कब क्या सीखना है, यदि ये पता चल जाए तो हम शिक्षा का सही महत्व समझ पाएंगे। जब फेक रिच बनने के बाद पता चला कि हम गलत रास्ते पर चले गए हैं और यह एहसास आपको 10 साल बाद हुआ, तब तक समय निकल गया। लेकिन मान लीजिए यह शिक्षा आपको सही समय पर मिल जाती तो मुझे लगता है परिणाम अलग हो सकते थे। अब ये बात तो निश्चित है कि शिक्षा का समय ही आपका परिणाम निर्धारित करता है। आपने देखा होगा कि मध्य वर्ग की बहुत सारी पीढ़ियां ही मध्यम वर्ग में ही सिमट के रह जाती हैं। लेकिन जब भी कोई व्यक्ति उस परंपरा को तोड़कर अमीर बनता है तो आगे की पीढ़ी भी अमीर हो जाती है। बचपन से लेकर ग्रेजुएशन तक पढ़ाई करना और फिर नौकरी की तलाश करना एक बनी बनाई प्रथा है, जिसका अधिकांश लोग अनुसरण करते हैं, मगर कुछ लोग इसके उलट कार्य कर देते हैं। वो लोग या तो अमीर बनते हैं या तो किसी काम के रह ही नहीं जाते। अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि आपको रियल रिच बनने के लिए सही शिक्षा या काम को सही समय पर सीखना पड़ेगा, फिर चाहे आपको ज्ञान की पुरानी नीति को तोड़ना या मरोड़ना ही क्यों ना पड़े। अब रियल रिच बनने के लिए आपको एक शिक्षा देने का सही समय आ गया है। आपको इस किताब से क्या सीखना है? एक कहावत है, जब पूरी दुनिया सोने की खुदाई करने में लगी हो तो आप भी खुदाई करने के बजाय वो सामान बेचो जिससे खुदाई होती है। मेरा मतलब साफ है, आप रिसोर्सेज का उपयोग करें, ना कि कोई आपको अपना रिसोर्सेज बना ले। यदि आप आईएएस की तैयारी करते हैं तो आप आईएएस बने या ना बने, इससे कोचिंग वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पैसे और समय खराब दोनों होंगे, लेकिन कोचिंग वाले हमेशा ही कमाएंगे। आज देश में ऐसे कई आईएएस टीचर हैं जिनकी कमाई और नेम फेम एक आईएएस से कहीं ज्यादा है, और आईएएस बनने में कोई सीट्स की सीमा भी नहीं है। मैं तो ये कहूंगा, जब भी आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ इस सोच के साथ ना करें कि आईएएस ही बने, या ध्यान में रखें कि आईएएस नहीं तो टीचर बनने का ऑप्शन तो खुला ही है। इससे आप पढ़ाई के वक्त डरेंगे नहीं और गहराई से पढ़ेंगे। इससे आपका टीचर वाला ऑप्शन हमेशा खुला रहेगा। क्रिकेट में ही देख लीजिए, खिलाड़ी तो जब अच्छा खेलेगा तभी कमाएगा, लेकिन बीसीसीआई तो हमेशा ही अच्छा काम कर रही है। पूरी दुनिया आईपीएल में विराट को स्क्रीन पर देखकर उससे प्रभावित होती है, लेकिन उसके पीछे टीम के जो मालिक हैं, जिन्होंने उसे खरीदा है, वो तो हमेशा ही कमाएंगे। अब मेरे हिसाब से असली हीरो टीम का मालिक ही है। ट्रेडिंग करने वाले कमाएं या ना कमाएं, फिर भी ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म वाले तो हमेशा ही कमाएंगे। इन उदाहरणों से मेरा समझाने का मतलब यह है कि बनी बनाई प्रथा को तोड़ो। जो सोच आपको समाज ने दी है उससे बाहर निकलो। अपनी आंखें खोलो, जो सामने है सिर्फ उसे नहीं देखो, बल्कि उसे देखना सीखो जो उसके पीछे खड़ा है। ऐसा क्यों है कि दुनिया के टॉप बिलियनियर्स वो करके बिलियनियर नहीं बने जो उन्होंने स्कूल या कॉलेज में पढ़ा था, बल्कि वो उस चीज का काम कर रहे हैं जो उन्होंने स्कूल या कॉलेज में पढ़ा भी नहीं था। स्कूल या कॉलेज के अच्छे नंबर आपको अच्छी सोच नहीं दे सकते, बेहतर विचारधारा नहीं दे सकते, अमीर नहीं बना सकते। आपका ज्ञान, आपका अनुभव और आपकी मानसिकता ही आपको रियल रिच बना सकती है। शुरुआती स्कूली शिक्षा को प्राथमिकता आप जिंदगी भर नहीं दे सकते, इसलिए आपको यह समझना होगा कि उम्र के साथ शिक्षा की प्राथमिकताएं भी परिवर्तित करके देखें। मेरे हिसाब से आपके परिणाम भी बदल जाएंगे इससे। कुछ विशेष शिक्षा तो स्कूली शिक्षा से अलग है, लेकिन रियल रिच बनने के लिए जो सबसे जरूरी है वो शिक्षाएं कुछ इस तरीके से हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन, स्पिरिचुअल एजुकेशन, पीपल एजुकेशन, पॉलिटिकल एजुकेशन, बिहेवियरल एजुकेशन, कम्युनिकेशन एजुकेशन, बिजनेस एजुकेशन, कॉमन मेडिकल एजुकेशन, वेलनेस एजुकेशन, कॉमन इंजीनियरिंग एजुकेशन, कॉमन मैथमेटिकल एजुकेशन और ऐसे बहुत सारे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें हर चीज में शिक्षित होने की जरूरत नहीं है। जिंदगी जीने के लिए हमें एक एजुकेशन में मास्टर होना पड़ेगा और बाकी में थोड़ा थोड़ा जानकार भी होंगे तो भी चलेगा।
एक आर्थिक एक्सपर्ट को चिकित्सा शिक्षा की कोई जरूरत नहीं है। एक इंजीनियर को राजनीतिक शिक्षा की जरूरत नहीं है। वैसे किसी महान इंसान ने कहा भी है कि आपको किसी एक फील्ड में मास्टर होने की जरूरत है, बाकी सभी चीजों को थोड़ा थोड़ा जानो तो भी चलता है। अब यहाँ मैं खुद के अनुभव से आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि इंसान को किस उम्र में क्या करना चाहिए। यही है वास्तविक शिक्षा मेरे हिसाब से। जैसे 5 साल से 15 साल के बीच, ये एक ऐसी उम्र है जिसमें आपका 20% ध्यान स्कूली शिक्षा पर और 80% ध्यान खेलकूद में होना चाहिए। जितना संभव हो बच्चों को शारीरिक खेलों में शामिल होना चाहिए, क्योंकि इससे उनका शारीरिक विकास होता है। इस उम्र में शारीरिक गतिविधियों में ज्यादा समय बिताने में शारीरिक क्षमता मजबूत होती है, जिससे वो लंबे समय तक निरोगी रहते हैं। इस युग में जब शिक्षा का विकास हो रहा है, बच्चों को शारीरिक गतिविधियों में शामिल करना बेहद जरूरी है। जिन बच्चों का शारीरिक गतिविधियों में योगदान कम होता है और वो ज्यादा समय तक बैठकर पढ़ाई करते हैं, उनकी शारीरिक क्षमता कमजोर होती चली जाती है। इस उम्र में बच्चों को बारीकी से डिसीजन लेने में कठिनाई हो सकती है कि वो आगे बढ़कर क्या बनना चाहते हैं। यदि आप बचपन से स्पष्ट हैं कि आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो पढ़ाई करें, लेकिन वास्तविक दुनिया में किसी को भी इस आयु में स्पष्ट नहीं होता कि वो आगे चलकर क्या बनेगा। इसलिए सबसे अच्छा है कि 80% ध्यान शारीरिक क्रिया पर हो। अब 15 से 20 साल के बीच कैसी होनी चाहिए जिंदगी? इस उम्र में 60% ध्यान पैसा कमाने वाले कामों पर होना चाहिए। वो चाहे जो भी हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे डॉक्टरी की पढ़ाई हो, चाहे बिजनेस की पढ़ाई हो, या फिर कुछ और भी हो। 20% ध्यान एकेडमिक एजुकेशन पर होना चाहिए, ताकि आपको अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ बनने का अवसर मिले। बाकी 20% समय को मनोरंजन और दूसरे गतिविधियों के लिए समर्पित कर दो, ताकि आपकी जिंदगी बिना दबाव के और ज्यादा इंटरेस्टिंग बन पाए। इस शिक्षा में पूंजी या कमाई के लिए किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञ बनने के लिए सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब 20 से 25 साल की जिंदगी कैसी होनी चाहिए? यह अवस्था जीवन की एक महत्वपूर्ण अवस्था है, जिसमें 90% ध्यान वास्तविक शिक्षा और धन कमाने पर होना चाहिए। बाकी 10% समय आप आनंद और अन्य गतिविधियों में लगा सकते हैं। इस उम्र में जीवन को पेशेवर रूप में तैयार करना चाहिए और स्थिरता के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हर तरह के काम करते रहें, फिर चाहे कभी ये काम करना पड़े, कभी वो काम। यदि नौकरी करना है तो नौकरी करो, और नौकरी नहीं करना है तो व्यापार करो, लेकिन एक काम मत करो, वो है शर्म। इस उम्र में किसी भी काम को छोटा मत समझो, चाहे लोग कुछ भी बोले। एक काम में मजा नहीं आया तो दूसरा काम पकड़ो। यानी ये एक ऐसा चरण है जहां आपको चुनना है कि बाकी की जिंदगी आपको क्या काम करना है, क्योंकि इसके बाद आपके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं रहेंगे। इसलिए इस चरण में खुलकर जीवन के साथ प्रयोग कीजिए। ये सबसे महत्वपूर्ण आयु चरण होता है। इस उम्र में आपका प्राइमरी इंटरेस्ट आपकी जिंदगी को प्रमुख बनाएगी। इस उम्र में ठीक ठाक आय कमाने लगे तो भी इस समय में आप शादी कर लें। इससे भविष्य में आप अपने करियर पर ज्यादा अच्छे से फोकस कर पाएंगे। जो लोग कहते हैं कि पहले करियर में सेट हो जाएं, फिर करेंगे शादी, तो जान लीजिए करियर कभी किसी का सेट नहीं होता। मुकेश अंबानी जी अब भी मेहनत करते हैं। मेहनत करते रहना जीवन भर की प्रक्रिया है। आप सेटल कभी हो ही नहीं सकते, यह जीवन भर की प्रक्रिया है। इसके लिए शादी को मत टालें। आपको एक बेसिक इनकम आने लगे तो शादी कर लें, लेकिन हाँ, बेसिक इनकम जरूरी है। अब 25 से 30 साल के बीच की जिंदगी कैसी होनी चाहिए? ये एक ऐसा समय है जहां पर आपको एक करियर का चयन कर लेना चाहिए, और ये वो करियर हो जिसमें आपको जीवन लगाना है। एक अच्छा इनकम सोर्स बना लीजिए। कोई भी ऐसा काम जो आपको अपने करियर में सफल होने से भटकाए, उन सभी कामों को इस उम्र में खत्म कर लेना चाहिए। अब 30 से 40 के बीच की जिंदगी कैसी होनी चाहिए? ये वो समय है जब आपको अपने करियर पर 90% फोकस करना चाहिए और बाकी 10% बाकी की चीजों में लगाओ जो आपको ठीक ठाक लगता है। यहाँ पर आपको हेल्थ से भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। आपको अपने परिवार को भी समय कम देना पड़ सकता है। आपको सोसाइटी को भूलना पड़ सकता है। ये पूरा समय वनवास का समय होगा। इस समय में आपका एकमात्र लक्ष्य पैसा कमाना होना चाहिए। वैसे भी आप सब चीजें एक साथ बैलेंस करके नहीं चल सकते, कुछ ना कुछ तो छोड़ना ही होगा। मेरे हिसाब से लाइफ के 4 पिलर होते हैं: फाइनेंशियल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, सोशल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ। ये बात मेरे हिसाब से वैसे तो सही है, लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए आपको 40 की उम्र के बाद ही ध्यान देना चाहिए। यदि आपका लक्ष्य बड़ा है तो इस समय आपको संतुलित जीवन को भूलकर दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। अब 40 से 50 की जिंदगी कैसी होनी चाहिए? अब आप आयु के उस पड़ाव पर होते हैं जब आप परिवार, स्वास्थ्य, समाज और मानसिक शांति पर ध्यान दें। अब आप समाज की उन्नति के लिए काम कर सकते हैं। आप युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन दे सकते हैं। अब मुझे लगता है कि रियल एजुकेशन को पाना है तो आपको वो करना होगा जो शायद आपकी बनी बनाई प्रथा, मतलब कि वर्तमान एजुकेशन सिस्टम नहीं करवा पा रहा है। अब मुझे लगता है कि रियल एजुकेशन को पाना है तो आपको वो करना होगा जो शायद आपकी बनी बनाई प्रथा की वर्तमान एजुकेशन सिस्टम नहीं करवा पा रही है। मुझे उम्मीद है कि अब आप रियल एजुकेशन को समझकर रियल रिच बनने की दिशा में आगे जरूर बढ़ेंगे। हम जब भी कोई पुस्तक पढ़ते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण उसका सारांश होता है, क्योंकि मन की जिज्ञासा को समाधान से शांत किया जा सकता है। मेरे हिसाब से रियल रिच एक अवधारणा है जो हर एक मिडिल क्लास को सबसे पहले मन से अमीर बनना सिखा रही है। किसी भी लक्ष्य को हासिल करने से पहले मन को तैयार करना पड़ता है, तब जाकर आप उस लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करते हैं। असल बात यह है कि वो मन ही है जो हमें फेक रिच या रियल रिच बनाता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। पहले फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए अपना मन बनाइए, उसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग के प्रत्येक भाग को गहराई से समझने के बाद आपके अंदर अपने आप रियल रिच की मानसिकता विकसित होने लगेगी। अब जरूरत है तो केवल अनुशासन और योजना पर काम करने की। मैंने पिछले सभी अध्याय में आपके मन और मानसिकता को विकसित करने का प्रयास किया है, ताकि आप समाधान को केवल सुने ही नहीं बल्कि उस पर काम भी करना शुरू कर दें। तभी तो कुछ सालों में आप कहलाएंगे रियल रिच,
और मुझे भी ये जानकर खुशी होगी कि आने वाले सेमिनार में ज्यादा से ज्यादा रियल रिच मुझसे मिलें। अब यहाँ बात आती है समाधान की। समाधान नंबर 1, ग्रोथ माइंडसेट पर काम करें। कई बार हम अपने पेरेंट्स या फैमिली मेंबर से सुनते हैं कि सेटल हो जाओ एक बार। आखिर ये सेटल होना क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। ये वो लाइन है जो बचपन से हर मिडिल क्लास व्यक्ति के घर में बोली जाती है। पापा बोलते हैं कि बेटा एक बार सेटल हो जाओ, फिर जो मन आए वो करना, लेकिन पहले एक बार नौकरी लेकर सेटल हो जाओ। बच्चा अगर बोल रहा है पापा बिजनेस करना है, तो पापा बोलेंगे पहले नौकरी लेकर एक बार सेटल हो जाओ, फिर बाद में बिजनेस कर लेना। और बच्चा अगर बोल रहा है कि पापा कॉमेडियन बनना है, तो पापा बोलेंगे पहले बेटा फिर से नौकरी लेके एक बार सेटल हो जाओ, फिर जो बाद में होगा करते रहना। और अगर बच्चा बोल रहा है कि पापा एक्टर बनना है, तो पापा बोलेंगे बच्चे पहले नौकरी लेकर एक बार सेटल हो जाओ, फिर बाद में जो करना होगा करते रहना। और बच्चा अगर बोल रहा है कि पापा इन्फ्लुएंसर बनना है, तो पापा फिर से बोलेंगे पहले नौकरी लेकर एक बार सेटल हो जाओ, फिर बाद में जो करना होगा कर लेना। और बच्चा अगर बोल रहा है कि पापा डिजिटल मार्केटिंग या एडिटर बनना है, तो पापा बोलेंगे क्या, पहले नौकरी लेकर सेटल हो जाओ, फिर बाद में कर लेना। इसका मतलब जिंदगी का पहला गोल ही लाइफ में सेटल होना है, और नौकरी ही सेटल होने का एकमात्र तरीका है। मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आया कि सेटल होने की परिभाषा क्या है। मुकेश अंबानी, आनंद महिंद्रा, इलॉन मस्क, नारायण मूर्ति, ये सब बिलियनियर होने के बावजूद आज तक मेहनत कर रहे हैं और कुछ नया करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जीवन में सेटल होने जैसा कुछ होता ही नहीं है। पानी अगर ठहर जाए तो उसमें काई जम जाती है, लोहा अगर एक जगह पड़ा रह जाए तो उसमें जंग लग जाता है, खेतों में अगर फसल लगाकर छोड़ दिया जाए और कुछ नहीं किया जाए तो उसमें भी खरपतवार लग जाते हैं। यानी कि नेचर का एक नियम है, जब भी कोई चीज सेटल हो जाती है तो वो सड़ने लग जाती है। इंसान कभी सेटल होने के लिए बना ही नहीं है। मेरे हिसाब से हमारा माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए, ना कि सेटल माइंडसेट। मेरे स्कूल का गीत मुझे आज भी याद आता है। कुछ पंक्तियां आपको बताता हूँ। जीवन में कुछ करना है तो मन के हारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। चलने वाला मंजिल पाता, बैठा पीछे रह जाता। ठहरा पानी सड़ने लग जाता, बहता निर्मल हो जाता। पाँव दिए चलने के खातिर, पाँव पसारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। मेरी राय में यदि आपके पेरेंट्स ऐसा नहीं बोलते हैं और आपको आजादी दे रहे हैं, तो मेरे भाई बिल्कुल मत चूकना, अवसर को भुना लेना, क्योंकि आप किस्मत वाले हैं। लेकिन आपके पेरेंट्स सेटल हो जाओ एक बार बोलते हैं, तो उन्हें एक बार ये ऑडियो बुक जरूर सुनवा देना। क्या पता आपकी भी किस्मत खुल जाए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस समाधान से रियल रिच बनने का सफर जरूर तय करेंगे। समाधान नंबर 2, योर माइंडसेट इज गेम चेंजर। हमने अक्सर कहते हुए सुना है कि हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, हम तो गाँव में रहते हैं, हम तो गरीब घर में पैदा हुए हैं, हमारा तो समय ही ठीक नहीं चल रहा, हमें तो अंग्रेजी नहीं आती। जो लोग ऐसा बोलते हैं ये उनकी लाइंस नहीं है। वो ये समझ ही नहीं पाते कि उन्होंने ये लाइंस किसी और से सुनी है। जब हमें ये लगता है कि ये सब बातें हमारे साथ भी है, तो हमें लगने लगता है कि हम भी नहीं कर पाएंगे। शायद पहली बार जिसने ये लाइंस बोली थी वो कमजोर था, लेकिन आप भी उन्हीं लाइंस का सहारा लेकर खुद को कमजोर बना देते हैं। ये पूरा खेल माइंडसेट का है कि आप किस माइंडसेट के साथ अपने लक्ष्य को देख रहे हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत मुश्किल काम है, तो आप उसके लिए कभी मेहनत भी नहीं करना चाहेंगे। इसी तरह जिंदगी में रियल रिच बनना है तो सबसे पहले माइंडसेट को तैयार करो। अमीर बनने की दौड़ में पूरी ताकत के साथ लग जाएं। समाधान नंबर 3, जिंदगी की असली पढ़ाई आपको दुनिया करवाती है, ना कि कोई स्कूल या कॉलेज। एक बच्चा जो बचपन से ही पिताजी के साथ बिजनेस में उनका साथ देता है और साथ ही साथ पढ़ाई भी करता है। दूसरी ओर उस समय बाकी के बच्चे केवल स्कूली शिक्षा ले रहे होते हैं। आपको पता है दोनों में क्या अंतर आएगा? एक बच्चा स्कूली पढ़ाई के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी ले रहा है, वहीं दूसरी ओर एक बच्चा केवल किताबी ज्ञान ले रहा है। जब आप शुरू से किसी बिजनेस या किसी भी तरह की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अपने माँ बाप से लेते हैं, तो वही आपकी जिंदगी की असली शिक्षा है, जो आपको बिजनेस, जिंदगी या फाइनेंस में दूसरों से अलग बनाएगी। माता पिता द्वारा बच्चों को अर्निंग, सेविंग और इन्वेस्टमेंट की शिक्षा शुरुआत से ही दी जानी चाहिए, ताकि जब वो कमाने लायक हो जाएं, तो रियल रिच बनने की यात्रा पहले दिन से ही शुरू करें। आज भी देश में युवाओं को 25 से 30 साल के बाद ही फाइनेंशियल प्लानिंग की अहमियत समझ में आती है, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि व्यापारी अपने बच्चों को शुरुआत से ही बिजनेस के गुण सिखाते हैं, ताकि वो बड़ा होकर एक अच्छा जीवन जी सके। बच्चों को पैसे का महत्व आपको उनकी छोटी उम्र से ही सिखा देना चाहिए। कई बार पेरेंट्स पैसे से संबंधित बातों को बच्चों के सामने करना गलत मानते हैं, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। आप भी अगर यही गलती कर रहे हैं तो आज से खुद में सुधार लाएं। बच्चों में रियल रिच की मानसिकता को पनपने का अवसर दें। यही जीवन की असली शिक्षा है, जो आपको और आपके परिवार को समृद्ध बनाएगी। अब समाधान नंबर 4, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए काम कीजिए। कई लोग जॉब सिक्योरिटी के बारे में सोचते हैं, जबकि आपको अपनी मंजिल फाइनेंशियल सिक्योरिटी से मिलेगी। मिडिल क्लास व्यक्ति को हर चीज फिक्स चाहिए, फिर चाहे वो जॉब हो, सैलरी हो, वर्किंग आवर्स हो। इसके हिसाब से यदि ऐसा नहीं है तो जिंदगी में रिस्क है। ये लोग कभी रिस्क लेना ही नहीं चाहते। ये रिच बनना तो चाहते हैं, लेकिन केवल दिखावा करने के लिए। ये लोग मालिक बनना चाहते हैं, लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहते। इनकी चाहत और इनके एक्शन में जो अंतर है, वही इन्हें फेक रिच बना देती है। ये लोग जो भी कमाते हैं उसे अपनी जरूरतों, दिखावे और इच्छाओं पर खत्म कर देते हैं। यदि हम अपनी प्रायोरिटी पैसे कमाने और कमाए हुए पैसे से खर्चा करने से हटाकर वित्तीय रूप से स्वतंत्र होने की तरफ कर दें, तो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब है कि आप पैसों की जरूरत को लेकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। जैसे आपके घर की सिक्योरिटी एक सिक्योरिटी गार्ड करता है, ठीक उसी तरीके से आपका पैसा आपकी जिंदगी को सुरक्षित बना देता है।
आपके बैंक और निवेश के रूप में आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि यदि आने वाले कई महीनों तक आपकी रेगुलर इनकम बंद भी हो जाए तो घर के जरूरी खर्चे आराम से चलते रहें। यह सोचना ना पड़े कि अब घर चलाने के लिए पैसे का इंतजाम कैसे होगा। यही तो है वित्तीय सुरक्षा। मुझे लगता है कि अब आप रियल रिच बनने की यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं, और यदि पहले ही आप उस यात्रा पर हैं, आपको इस ऑडियो बुक से सही समझ मिलेगी। रियल रिच बनने के लिए इन्वेस्टमेंट की भूमिका सबसे ज्यादा है। अपने बचत किए हुए पैसों पर एक अच्छा लाभ इन्वेस्टमेंट के जरिए ही कमाया जा सकता है। वैसे तो इन्वेस्टमेंट के कई सारे तरीके हैं, लेकिन उनमें से कुछ प्रमुख तरीकों के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। आपको इन्वेस्टमेंट करते समय कई बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, रिस्क कितना है, इन्वेस्टमेंट का पीरियड क्या है, और इन्वेस्टमेंट के लिए टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, ऐसी और भी बहुत कुछ। जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में। भारत के फाइनेंशियल मार्केट में फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि FD एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विकल्प है, यानी कि ऑप्शन है, जो लोगों को सुरक्षित और निश्चित आय देने का वादा करती है। फिक्स्ड डिपॉजिट क्या है? फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि FD ये निवेश का एक विकल्प है जिसमें व्यक्ति एक निर्धारित समय अवधि के लिए एक निश्चित राशि को एक बैंक में जमा करता है, और इस राशि पर बैंक नियमित अंतराल पर ब्याज देता है, जिससे निवेशकों को स्थिर और नियमित आय प्राप्त होती है। फिक्स्ड डिपॉजिट को एक सुरक्षित निवेश के रूप में भी रखा जाता है, क्योंकि इसमें निवेशक अपनी पूंजी को सुरक्षित रख सकते हैं और डिसाइड किए हुए टाइम पीरियड के अंतर्गत ब्याज प्राप्त कर सके, यानी कि इंटरेस्ट ले सके। फिक्स्ड डिपॉजिट काम कैसे करता है? सबसे पहले निवेशक द्वारा फंड डिपॉजिट करना। जो इंसान फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना चाहता है, वो सबसे पहले अपने चूज किए हुए बैंक में जाकर या इंटरनेट बैंकिंग के जरिए निर्धारित राशि को यानी कि पैसे को जमा करता है। इस डिपॉजिट को 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल या उससे भी ज्यादा टाइम ड्यूरेशन के लिए निवेश किया जा सकता है। दूसरा, ब्याज दर का चयन यानी कि इंटरेस्ट रेट का चयन। बैंक के द्वारा निर्धारित समयावधि के लिए निर्धारित ब्याज दरें प्रदान की जाती है, जो निवेशकों को सुरक्षित और स्थिर ब्याज दर के साथ लाभ प्रदान करती है। तीसरा, समयावधि का समापन यानी कि टाइम ड्यूरेशन के पूरे होने पर। समयावधि के समापन पर निवेशक अपनी पूंजी और जमा किए गए ब्याज के साथ अपने खाते से निकाल सकते हैं, या फिर उसे नई समयावधि के लिए नए फिक्स्ड डिपॉजिट में री इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट के प्रकार क्या क्या है? पहला, सामान्य फिक्स्ड डिपॉजिट। इसमें निवेशक निर्धारित समयावधि के लिए निश्चित राशि को जमा करता है और बैंक उसे निर्धारित ब्याज दर पर ब्याज देता है। निवेशक समयावधि के दौरान पूंजी को निकाल सकता है, लेकिन इस पर पूंजी निकालने के पूर्व निर्धारित शर्तें हो सकती हैं। दूसरा, टैक्स सेवर फिक्स्ड डिपॉजिट। इसे इनकम टैक्स एक्ट के तहत छूट प्रदान के लिए बनाया गया है। निवेशक इसमें 5 साल के लिए निवेश करता है और उसे निर्धारित ब्याज दर पर ब्याज कमाने का मौका मिलता है। इसे इनकम टैक्स एक्ट के तहत छूट प्रदान करने के लिए बनाया गया है। निवेशक इसमें 5 साल के लिए निवेश करता है और उसे निर्धारित ब्याज दर पर ब्याज कमाने का अवसर मिलता है। इस प्रकार ये फिक्स्ड डिपॉजिट एक सुरक्षित और टैक्स बचाने का उत्तम तरीका हो सकता है। फिक्स्ड डिपॉजिट के फायदे। सबसे पहला, नियमित ब्याज दरें। एक मुख्य लाभ ये है कि निवेशकों को नियमित ब्याज दरें प्राप्त होती हैं, जिससे उन्हें स्थिर और निश्चित आय प्राप्त होती है। दूसरा, नियमित रूप से ब्याज। निवेशकों को नियमित अंतराल पर ब्याज कमाने का सुविधा मिलता है, जिससे उन्हें साल के दौरान नियमित रूप से आय मिलती है। तीसरा, सुरक्षित निवेश। फिक्स्ड डिपॉजिट एक सुरक्षित निवेश है, क्योंकि इनमें निवेशकों को पूंजी के नुकसान होने का खतरा नहीं होता है। चौथा, निर्धारित समयावधि। फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेशकों को एक निर्धारित टाइम पीरियड के लिए पूंजी को जमा रखना होता है। हालांकि जरूरत पड़ने पर FD को मैच्योरिटी से पहले निकाला जा सकता है। मेरे हिसाब से फिक्स्ड डिपॉजिट एक अच्छा विकल्प है रिस्क फ्री इमरजेंसी फंड को क्रिएट करने के लिए, ताकि जरूरत पड़ने पर आपको तुरंत वो फंड मिल जाए। निवेश की दृष्टि से FD की ब्याज दरें बहुत कम होती है, इसलिए इनका उपयोग ज्यादातर इमरजेंसी फंड्स को सुरक्षित करने के लिए ही किया जाता है। रिकरिंग डिपॉजिट एक तरह का टाइम डिपॉजिट होता है, जिसमें इंसान को नियमित अंतराल पर निर्धारित अवधि के लिए एक निर्धारित धनराशि जमा करनी होती है। कई लोग RD यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट अपने मासिक आय के हिसाब से कर सकते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट की विशेषताएं। सबसे पहला, मासिक योजनाएं। RD का लाभ ये है कि एक मासिक योजना होती है, यानी कि मंथली प्लानिंग के तहत इसको किया जाता है। यह उनके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होता है जो हर महीने बचत करना चाहते हैं। दूसरा, फ्लेक्सिबल टाइम ड्यूरेशन। एक RD की अवधि पूर्व निर्धारित होती है, यानी कि प्री डिसाइडेड होती है, जो खाता खोलने के समय से पहले निर्धारित की जाती है। यह बैंक की पॉलिसी और ग्राहक की पसंद के आधार पर कुछ महीनों से लेकर कुछ वर्षों तक हो सकती है। तीसरा, ब्याज दरें यानी कि इंटरेस्ट रेट। स्थायी जमा की तरह RD लागत के लिए एक स्थायी ब्याज दर प्रदान करती है। ब्याज दरें सामान्यतः टर्म डिपॉजिट की तुलना में कम होती है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट पर एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट आपको देती है। चौथा है, प्री मैच्योर विड्रॉल। हालांकि RD को स्थिर अवधि के लिए डिजाइन किया गया है। कुछ बैंक विशिष्ट शर्तों के साथ पूर्वानुमानित निकासी की अनुमति देते हैं, हालांकि ऐसी निकासी पर ब्याज दर कम हो जाता है। पांचवा है, कंपाउंडिंग पीरियड। RD पर इंटरेस्ट क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली रूप से कंपाउंड हो सकता है, जिसे बैंक की पॉलिसी के अनुसार निर्धारित किया जाता है। कंपाउंडिंग योजना बनाने से ब्याज पर ब्याज की और भी वृद्धि होती है, जिससे निवेश का कुल विकास होता है